देखो कल जो है अपन ने बात की थी किसकी, रिएक्टिफिकेशन की। फटाफट आ जाओ बेटा, रिएक्टिफिकेशन की बात की थी। तो रिएक्टिफिकेशन क्या होता है, मैंने बोला ये प्रोसेस का नाम है। रिएक्टिफिकेशन किसका नाम है, प्रोसेस का नाम है। कौन सी प्रोसेस का नाम है बेटा, जो क्या करती है, एसी को किस में कन्वर्ट करती है, डीसी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, मैंने आपको बोला जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेते हैं या जो सिस्टम काम में लेते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टिफायर। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टिफायर। अब हम दो प्रकार की रिएक्टिफायर पढ़ रहे हैं, एक तो हाफ वेव और एक क्या करते हैं, फुल वेव। आप ये देखना कि हमारे घरों के अंदर जो एसी आती है बेटा, उसके अंदर क्या सीन है, उसके अंदर ऐसा है कि जो वोल्टेज है या करंट है उनकी वैल्यू भी बदलती रहती है और उनकी डायरेक्शन भी क्या होती रहती है, बदलती रहती है। यानी कि पोलैरिटी, डायरेक्शन बदलने का मतलब यहाँ पर क्या है, पोलैरिटी है। क्योंकि हम देखते हैं कि पोटेंशियल और करंट तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो यहाँ डायरेक्शन का मतलब क्या है, उनकी पोलैरिटी बदलती रहती है। कभी पोलैरिटी प्लस होती है तो कभी माइनस होती है। लेकिन डीसी के अंदर ऐसा होता है कि पोलैरिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और डायरेक्शन भी वैल्यू भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि जो हम रिएक्टिफायर पढ़ रहे हैं हाफ वेव और फुल वेव, तो प्यारे बच्चों इनका काम है पोलैरिटी को कांस्टेंट करना, डायरेक्शन को कांस्टेंट करना। ये जो है ये वैल्यू को कांस्टेंट लगभग नहीं करते हैं, उसके लिए फिर हमें सी फिल्टर वगैरह, पाई फिल्टर वगैरह ये आते हैं, उनका यूज लेना पड़ता है। फिर उससे वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्स कांस्टेंट होती है। ठीक है ना। अब आप ये समझो कि ये कैसे काम करते हैं, क्या इनका सिस्टम है। आप थोड़ा सा इसको ढंग से समझने का ट्राई करें। मैं एक साथ दोनों बता रहा हूँ आपको, हाफ वेव और फुल वेव। थोड़ा सा आप समझना ना बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझना इस चीज़ को। देखो आप, मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ें बताऊँगा, एक तो क्या बताऊँगा बेटा, हाफ वेव, और एक आपको क्या बताऊँगा बेटा, फुल वेव। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मैं कर रहा हूँ हाफ वेव की। बोलो किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, हाफ वेव की। ठीक है, यहाँ पे आप ये समझो कि इसका सर्किट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। पहले तो ये ध्यान रखना है, इसमें नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं। बताओ कौन सा ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं बेटा, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं। यहाँ हम लगाते हैं एक डायोड। बताओ ये क्या हो गया बेटा, डायोड हो गया। और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं बेटा, लोड रेजिस्टेंस। बोलो क्या लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस। लोड का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट हमें मतलब कि ऑपरेट करना है, वो इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पे सेट कर दिया। बोलो क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। बोलो कि सर बिल्कुल आसान है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास में लोड रेजिस्टेंस है ना RL, इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में हो। इसमें करंट क्या हो, एक ही डायरेक्शन में। बार बार करंट की डायरेक्शन बदले नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो कि कभी करंट A से B आ रही है और कभी B से A आ रही है। बोलो बात समझ में आ गई ना मेरी बात को ध्यान से। हम ये चाहते हैं कि इसमें करंट क्या रहे, कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, और उसकी वैल्यू भी क्या रहे, कांस्टेंट। हालांकि वैल्यू वाइज हम ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब आप ये समझो बेटा, इसका यहाँ पर देखो, ये सिंपल सी बात है ना, ये यहाँ जो लोड है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बेटा, आउटपुट मिलेगा। बोलो क्या मिलेगा बेटा, आउटपुट मिलेगा। अब जो इनपुट वोल्टेज है, आप ये समझना, मैं दो ग्राफ बनाऊंगा, एक तो इनपुट का ग्राफ बनाऊंगा और एक किसका ग्राफ बनाऊंगा बेटा, आउटपुट का ग्राफ बनाऊंगा। कल भी मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की थी। ठीक है, आप यहाँ पर ये समझे कि माना स्टार्टिंग में ये प्लस है और ये क्या है बेटा, माइनस है। इसको हमने P दे दिया नाम और इसको क्या नाम दे दिया, Q नाम दे दिया। बोलो बात समझ आ गई ना बेटा। बताओ इसका नाम क्या है बेटा, P है, और इसका नाम क्या है बेटा, Q है, और ये प्लस है और ये क्या है बेटा, माइनस है। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या बोलोगे समझ में आ गई। अब सुनो, अब मैंने आपको ये बताया कि जब हम इनपुट की बात कर ले हैं, तो ये इनपुट में आप देखो कि हमने ये ग्राफ इस प्रकार से जो है वो सेट कर दिया। ये देखो, ये ग्राफ सेट कर दिया ना, ग्राफ समझ में आ गया होगा आपको कि हमने ग्राफ जो है वो कैसे सेट किया है। ठीक है, अब आप ये समझो कि ये देखो, बताओ ये क्या क्या है, बताओ। तो आप ये बोलोगे कि देखो बेटा, यहाँ टाइम अगर हम डिनोट करें तो ये टाइम क्या हो गया बेटा, 0। ये क्या हो गया, T/2। और बताओ बेटा ये क्या हो गया, T। बोलो ना, समझ में आ गई। और T में T/2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3T/2, और ये क्या हो जाएगा, 2, और ये T। बताओ क्या समझ में आ गया पूरा। ये तो मैंने आपको पहले भी जो है वो बता रखा है ना बेटा। अब यहाँ की गणित आप समझना थोड़ा सा। हमें ये तो इनपुट मिल रहा है, इनपुट रेगुलर मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनपुट में आप देखो पोलैरिटी क्या हो रही है, कंटिन्यू चेंज हो रही है। यानी कि इनपुट के अंदर क्या हो रहा है कि बेटा डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चाहे से वो वोल्टेज मान लो, चाहे से वो करंट मान लो। ठीक है, और वैल्यू भी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हम आउटपुट पे बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं 0 से T/2 टाइम की। बताओ किसकी बात करते हैं बेटा, 0 से T/2 टाइम की हम बात करते हैं ना। तो 0 से T/2 टाइम पे हम बात करते हैं, तो बताओ P क्या है बेटा, यहाँ पे प्लस है, और Q क्या है बेटा, माइनस है।
बताओ P क्या है यहाँ पे, प्लस है, और Q क्या है बेटा, माइनस है। तो जो डायोड है ना, इसको डायोड D नाम दे दो, तो जो डायोड है ना वो हो जाएगा आपका फॉरवर्ड। बोलो क्या हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डायोड का ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है बेटा, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा और करंट को जाने देगा। तो बताओ अब इसमें से क्या होगी बेटा, करंट आएगी, और ये करंट आ गई, ये करंट आ गई। बोलो क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो जब आउटपुट में हम बात करें तो 0 से T/2 तो करंट आ रही है, 0 से T/2 तो करंट आ रही है, ठीक है। चलो ये वाली कहानी आ गई। अब अगर हम बात करें T/2 से T की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, T/2 से T। तो फ्रिक्वेंसी की वजह से क्या होता है, आधे टाइम पीरियड के बाद ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो P तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, और Q क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। बताओ P क्या हो जाएगा, माइनस, और Q क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो D जो है ना, D आपका D किस में हो जाएगा बेटा, रिवर्स में हो जाएगा। बताओ किस में हो जाएगा बेटा, रिवर्स में हो जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या, कोई डाउट नहीं है, बोलोगे सर बिल्कुल। अब बताओ क्या यहाँ से डायोड जो है वो करंट को जाने देगा क्या, अरे बोलो ना यार। अब ये डायोड क्या करंट को जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा, क्योंकि आपको ये पता है कि अभी नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है, P से, तो ये रिवर्स वाइस में है, और डायोड रिवर्स वाइस में करंट को जाने नहीं देता। तो यहाँ पे जो करंट होगी ना बेटा, वो करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। बताओ बात समझ में आ गई क्या बेटा। सेम इसी प्रकार से अगले में करंट जाएगी, फिर करंट नहीं जाएगी, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि एक राउंड का हमने कर लिया। तो ये फाइनली हमारे को आउटपुट मिलता है। अब इस आउटपुट की खास बात देखो आप, इसके अंदर पोलैरिटी चेंज हो ही नहीं रही, इसके अंदर ये भी पॉजिटिव में, ये भी क्या है, पॉजिटिव। डायरेक्शन दोनों में क्या है बेटा, सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। बस इतना सा हुआ कि जहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही थी वहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, वहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसमें आधी ही वेव का क्या हो रहा है बेटा, यूज हो रहा है, मतलब हाफ इनपुट का ही क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, मतलब पूरे इनपुट का यूज नहीं हो रहा है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रिएक्टिफायर। बताओ क्या बोलते हैं इसको बेटा, हाफ वेव रिएक्टिफायर। बताओ समझ में आ गए क्या बेटा। इसकी जो इफिशियंसी की हम बात करें, इफिशियंसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ध्यान दो बेटा, PDC डिवाइडेड बाई PAC, यानी कि मैं आपको बता दूं P आउटपुट डिवाइडेड बाई P इनपुट। अब आप समझना ना मेरी बात को। अरे यार इफिशियंसी तो हम ऐसे ही निकालते हैं ना, हम क्या करते हैं कि इनपुट हमारे पास में पावर कितनी है और आउटपुट पावर कितनी है। अब इनपुट पावर को हम क्या बोलेंगे, AC, और आउटपुट पावर को क्या बोलेंगे, DC, क्योंकि अब तो हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, DC में कन्वर्ट कर रहे हैं ना बेटा। तो और अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंट में। बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंट में। तो ये जो इफिशियंसी निकल के आती है यहाँ पर, वो आती है 40.1%, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी मात्र कितनी होती है बेटा, 40.1%। ये ध्यान रखना। बताओ हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी होती है बेटा, 40.1%। बताओ क्या क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आप समझना, बस इसमें नॉर्मली जो जो चीज़ें ध्यान रखनी है ना वही ध्यान रखनी है, ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बेटा क्या, किसकी, फुल वेव की बात कर रहा हूँ। बताओ किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर की। अब समझना, इसके अंदर क्या होता है, मिड टर्मिनल ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर। बोलो क्या होता है बेटा, मिड टर्मिनल ट्रांसफार्मर। सर ये क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि इस ट्रांसफार्मर में 3 टर्मिनल होते हैं। इस ट्रांसफार्मर में आउटपुट पे कितने टर्मिनल होते हैं, 3। इसमें देखो कितने थे, 2। इसमें कितने हैं, 3। ये इससे थोड़ा सा क्या रहता है बेटा, कॉस्टली रहता है, ध्यान रखना, ये महंगा आता है ना। ये स्पेशल प्रकार का क्या है, ट्रांसफार्मर है। ये स्पेशल प्रकार का क्या है बेटा, ट्रांसफार्मर में। अब इसमें हम देखो कैसे करते हैं, इसमें 2 डायोड का यूज होता है, ध्यान रखना। हाफ वेव में कितने डायोड का यूज होता है बेटा, 1 डायोड का यूज होता है। बोलाओ कितने डायोड का यूज होता है, 1 डायोड का यूज होता है। बताओ कितने डायोड का यूज होता है बेटा, 1। और फुल वेव में बताओ कितने डायोड का यूज होगा, 2 डायोड का यूज होता है। बताओ इसके अंदर कितना होता है बेटा, 2 डायोड का यूज होता है। बताओ हाफ वेव में कितने डायोड का यूज होता है बेटा, 1 डायोड का। और फुल वेव में कितने का होता है बेटा, 2 डायोड का यूज होता है। बताओ कितने डायोड का होता है, 2 डायोड का। बोलो बात समझ आ गई बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब आप समझना, थोड़ा सा ना क्लियर करना बेटा। इसमें हम क्या करते हैं, एक डायोड तो यहाँ लगा देते हैं, से दैट D1। एक डायोड हम यहाँ लगा देते हैं, से दैट D2। ये हमारे पास में हो गए साहब 2 डायोड। बताओ कितने डायोड हो गए बेटा, 2 डायोड हो गए। और एक यहाँ पर हम लगा देते हैं लोड रेजिस्टेंस। बताओ ये यहाँ पर क्या जोड़ दिया हमने,
लोड रेजिस्टेंस। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से आता है। बताओ इसमें कितने डायोड का यूज किया हमने? 2 डायोड का। डायग्राम आपको ध्यान रखना है बेटा, इसमें कोई वो डाउट वाली बात नहीं है। 2 डायोड D1 और D2 और ये लोड रेजिस्टेंस हो गया। मान लो इस वर्टेक्स को मान लो आप A, अच्छा एक काम करो ना, नाम दे दो ना इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Q, इसको नाम दे दो A, B, C और इसको नाम दे दो D। बस जो काम में आएंगे वो नाम दिया है मैंने, ठीक है बेटा। अब समझो, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास में लोड है ना RL, हम क्या चाहते हैं बेटा, ये जो लोड है ना, लोड क्या है बेटा यहाँ पे बोलो? RL जो लोड है, इसमें से जो करंट जाए वो A की डायरेक्शन में जानी चाहिए। या तो B से D ही जाए या D से B ही जाए। क्या बोला मैंने? वापस बोलो बेटा। भाई जो लोड है ना उसमें करंट क्या जानी चाहिए? A की डायरेक्शन में जानी चाहिए। या तो कैसे जाए? B से D या क्या से जाए? D से B। अब सुनो, हम इनपुट बना रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा इसको मस्त है बेटा, इसको समझना ना। हम बताओ यहाँ पर क्या बना रहे हैं प्यारे बच्चों? इनपुट बना रहे हैं। बढ़िया तरीके से समझना, आप इनपुट बना रहे हैं, ठीक है। इनपुट में देखो ना हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर जो है ना ये इनपुट ले लिया हमने। आपको भी पता है बेटा इनपुट ऐसे आएगा ना बेटा, ये इनपुट आ गया, ठीक है। इनपुट में तो पूरा ही होगा, कोई समस्या? ये इनपुट आ गया। यहाँ पे मैंने एक तरह से कितने राउंड ले लिया आप ये बताओ? 2, है ना बेटा। यहाँ पर एक तरह से मैंने कितना ले लिया बेटा? 2 ले लिया है। इस चीज को आप ध्यान दें, ठीक है ना। ये मैंने क्या बना दिया बोलो बेटा? इनपुट बना दिया। बोलो क्या बना दिया? इनपुट बना दिया, ठीक है। मैं एक काम करूँ क्या, इसको थोड़ा सा और ऊपर बना दूँ क्या? जगह है ना अपने पास, एक ही जगह आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। फुल वेव है ना बेटा, तो फुल वेव है तो स्वाभाविक बात है बड़ा तो हो गई। अरे यार ज़्यादा लंबा चला गया क्या? कोई बात नहीं, ठीक ठाक दिख रहा है ना? ठीक है, नहीं दिख रहा है तो भी आपको मान लेना है। अब सुनो, यहाँ पे जो मैं ग्राफ बनाऊंगा ना वो बनाऊंगा D1 डायोड का। यहाँ पे जो ग्राफ बनाऊंगा ना वो बनाऊंगा मैं D2 डायोड का। और यहाँ पे जो मैं ग्राफ बनाऊंगा ना वो बनाऊंगा मैं आउटपुट का। आप समझो सर, इसमें तो 2 बनाए नहीं। मैं एक बात बताऊं, इसमें जो डायोड यही तो ग्राफ डायोड का है और यही ग्राफ किसका है? आउटपुट का है। क्योंकि इसमें हमें परेशानी, इसमें तो क्या है, D1 डायोड और D2 डायोड को फिर लास्ट में हमने क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। D1 और D2 डायोड को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा? बोलो यस और नो। इसमें तो क्या करना पड़ेगा बताइए, बताओ ना मेरे को। इसमें तो D1 और D2 डायोड का फिर परिणाम निकालना पड़ेगा, रिजल्ट निकालना पड़ेगा। और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बात बताओ, सारा ऑपरेट कौन कर रहा है? एक ही कर रहा है। तो इसका इनिशियल रिजल्ट और लोड का रिजल्ट दोनों क्या रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। अब समझो आप, अब मजा आएगा। अब हम बात करते हैं, इसको डिवाइड कर लो आप, बढ़िया तरीके से समझना यार, मजा आएगा ना बेटा। ये 11th वाले विशेष तौर से आपका बेटा ये एक है ना, एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है 3 नंबर का, बिल्कुल यूं मान के चलो आप। बोर्ड का एक परफेक्ट क्वेश्चन पक्का आएगा ये इस बार बोर्ड में। या तो ये हाफ वेव आए या क्या है, फुल वेव। एक क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड के अंदर, कन्फर्म है ना बेटा। तो बढ़िया तरीके से आप इसको मस्त तरीके से समझे, ठीक है ना। ओ भाई सब ठीक है, कोई ना है जो। अब देखो, या तो हाफ वेव का पूरा आएगा या किसका आएगा? फुल वेव का पूरा आएगा। चलो ठीक है, अब हम क्या देखते हैं बताओ? यहाँ टाइम बताओ एक बार के लिए। 0, T/2, 3 T/2 नहीं आएगा, 2T आएगा, वो भी नहीं आएगा, T आएगा। मैं तो चेक कर रहा था ना, 3/2 और ये 2T है ना, ठीक है ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब सुनो, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 0 से T/2 की। बताओ किसकी बात कर रहा हूँ? 0 से T/2 की। बताओ ना बेटा, 0 से T/2 में क्या होगा? P तो जो है ना, P हो जाएगा प्लस। बताओ P क्या होगा? प्लस। और Q क्या होगा? माइनस। देख लो ना यार, क्या यहाँ लिखने की आवश्यकता है क्या मेरे को? समझ में आ गई? बताओ 0 से T/2 में P क्या होगा? प्लस, और Q क्या होगा? माइनस। बोलो ना यार। अब देखो एक बात बताओ, जब अगर ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। देखो ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। तो बताओ इस डायोड का पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव से। बोलो ना यार, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या यार? देखो ना एक बार ढंग से देखो ना आप, मैंने क्या बोला? एक बार तो ये पॉजिटिव रहेगा और एक बार ये क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अगली बार में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार है ना। आप मुझे एक बात बता दो, चलो ये क्या है? ये P है। अरे बोलो ना यार। तो बताओ P से कौन जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव। बताओ यहाँ P से कौन जुड़ा हुआ है? नेगेटिव। बोलो ना यार। तो मैं लिख रहा हूँ कि D1 जो डायोड है ना, ये फॉरवर्ड में है।
और जो D2 डायोड है ना ये रिवर्स में है। बताओ ये किस में है? रिवर्स में। बताओ क्या मैंने गलत बता दिया क्या यार आपको? क्या आप पक्का समझ में आ गई क्या ये बात कि D1 डायोड किस में है? फॉरवर्ड में, और D2 डायोड किस में है? रिवर्स में। यानी कि ये करंट को जाने देगा और ये करंट को जाने नहीं देगा। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या बेटा? बोलो ना यार। तो बताओ अब होगा क्या? अब बताओ करंट कैसे आएगी? सुनना, अब करंट को देखते हैं अपन। करंट ऐसे आई, प्लस से चली करंट तो हमेशा कहाँ से चलेगी? प्लस से चलेगी ना बेटा। अब आप यहाँ इंटरेस्टिंग है, यहाँ थोड़ा सा फोकस करना। बताओ करंट में डायरेक्शन नहीं बना रहा फिलहाल के लिए, आप थोड़ा सा देखिए इसको ना। देखो करंट प्लस से चली, सामने कौन मिला? डायोड। अरे बोलो ना यार, सामने कौन मिला? डायोड। अब बताओ ये डायोड क्या होगा? इसको जाने देगा। बोलो यस और नो। चलो चल गई। बताओ कहाँ पे आ गई? ए पर। ए से कहाँ गई? बी। अब बताओ बी पर इस करंट को कितने रास्ते मिले? दो। एक तो ये और एक ये। थोड़ी देर के लिए मान लो दो रास्तों में कुछ करंट इधर आ गई, कुछ इधर आ गई। थोड़ी देर के लिए मान लो जो ही करंट नीचे आई सी पर आ गई। सी पर आते ही बताओ अब ये क्या होगा? रोक लेगा। रुक जा भाई, मैं तो इधर से तो नहीं जाने दूंगा, ये तो गेट क्या है? बंद है। बोलो ना यार। तो बताओ करंट को फाइनली घूम के किधर से जाना पड़ेगा? इधर से। तो बताओ पूरी की पूरी करंट किधर जाएगी? B to D। तो बताओ यहाँ D1 डायोड की वजह से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? B to D। बता दो क्या समझ में आ गई क्या बेटा? बोलो ना यार। जो I की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? B to D। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? या दोबारा बताऊँ? बोलो ना यार। अब बताओ कौन काम कर रहा था? D1। तो D1 की वजह से तो करंट जा रही है और D2 की वजह से करंट नहीं जा रही। बताओ ये ग्राफ समझ में आ गए क्या दोनों? बोलो यस और नो बेटा। क्योंकि अरे यार कोई बोलेगा सर ये समझ में, देखो बेटा इसके लिए ना ये एक्स एक्स है और ये क्या है? वाई एक्स है। वाई एक्स पर मैं करंट रख रहा हूँ और एक्स एक्स पर मैं टाइम रख रहा हूँ। तो D2 डायोड के लिए करंट की वैल्यू कितनी है? 0। तो बताओ 0 है तो लाइन ऐसी आएगी ना? बोल दो यार। अब तुम ही खुद बता दो। अब बात आती है T/2 से किसकी बेटा? T की। तो बताओ P तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और Q क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बेटा देखो सिंपल फॉर्म में बढ़िया समझ में आ रही है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है, आप आराम से समझाओगे ना बाद में भी। बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? T2 से T टाइम की बात कर रहा हूँ। तो इसमें P क्या हो जाएगा? माइनस, और Q क्या हो जाएगा? प्लस। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। होगा क्या सर? होगा ये कि D1 है ना, D1 जो डायोड है ना ये रिवर्स में हो जाएगा, और D2 जो डायोड है ना सर वो फॉरवर्ड में हो जाएगा। आप देख लो सर ऐसे डायग्राम को। बताओ यही होगा, यानी कि जस्ट उल्टा हो गया पहले वाले का। बता दो यस और नो बेटा। बताओ ना यार। अब मुझे बताओ आप, इस टाइम D1 से कोई करंट जाएगी क्या? नहीं। बताओ करंट किससे जाएगी? D2 से। D2 से जाएगी। अब आप आ जाओ वापस, इसको मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए। चलो मत मिटाओ, ये तो पहली वाली डायरेक्शन थी। अब सुनो, अब सुनो 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 सुनो। अब बताओ करंट कहाँ से चलेगी? प्लस से। देखो चल रही है। बताओ D2 करंट को जाने देगा। कहाँ आ गई? C पर। C से कहाँ गई? B पर। कितने रास्ते मिले? 2। थोड़ी इधर और फिर ऊपर। ऊपर गई, इसने रोक लिया, रुक जा भाई नहीं जाने दूंगा। घूम के वापस इधर आई। तो बताओ करंट कैसे गई? A से। करंट की डायरेक्शन बताना एक बार के लिए मेरे को। B से D। पहले भी क्या थी और अभी भी क्या है? बताओ क्या मैंने सेम डायरेक्शन कर दी क्या करंट की? जो पहले थी वही अभी थी। बोला ना यार। अब आ जाओ आप, बताओ D1 में तो कितनी है? 0। अब D2 में सुनो, अब D2 में यहाँ तो ऐसे बन रखा है, तो क्या मैं ऐसे बनाऊं? अब समझना यहाँ पे समझना। लेकिन यहाँ पर मैंने स्टडी की ना, तो B से D डायरेक्शन जो पहले आ रही थी करंट की, अभी भी डायरेक्शन तो क्या आ रही है? वही। तो जो पहले मैंने बनाया ना वैसा ही मुझे अभी बनाना पड़ेगा। देखो यार, बताओ ना यार, आ गई समझ में? वेरी गुड, मजा आ गया। अब समझ लो, अब और समझो प्यारे बच्चों। आप ये देखो कि ये सेटअप एक राउंड का कंप्लीट हो गया। अगले में भी सेम ऐसा होगा कि इससे करंट जाएगी, इससे नहीं जाएगी, इससे नहीं जाएगी, इससे जाएगी। होगा क्या? जोड़ दो दोनों को। तो 0 में ये जोड़ोगे ये आ गया, 0 में ये जोड़ोगे ये आ गया, 0 में ये जोड़ोगे ये आ गया, 0 में ये जोड़ोगे ये आ गया। बताओ कहीं डायरेक्शन चेंज हुई क्या करंट की? बोलो ना यार। आउटपुट में देखो सेम पोलैरिटी आ रही है, सेम करंट आ रही है। बता दो प्यारे बच्चों समझ में आई कि नहीं है? बोलो यस और नो। समझ में आ गई क्या? पक्की बात है।
कोई डाउट वाली बात नहीं है बेटा, कंप्लीट है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। तो 0 से 2t तक जो डायरेक्शन आई बिल्कुल क्या आ गई बेटा, सेम आई है, बिल्कुल क्या आई है, सेम आई है। अब मेरी बात को समझना, आप ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, सब बच्चे समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें जो इफिशियंसी होती है वो 80.2% होती है। हाँ बिल्कुल सर, जस्ट डबल हो गई, जस्ट डबल हो गई, सही भी बात है ना। देखो इसमें ये गैप छूट रहे थे, इसके अंदर पूरा कंप्लीट हो रहा है। बताओ बात समझ में आ गई क्या बेटा? एक चीज और ध्यान रखना है ना। चलो ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए, और मैं आपको बताऊं सारा ही सीख गए आप, है ना, बहुत बढ़िया। एक चीज यहां पर और मैं नोट डाल के लिख दूं, बताओ यहां लिख दूं नोट, नोट यहां ये ध्यान रखना बेटा, अगर मान लो इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, वो भी एफ ही होगी। क्यों? मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है। देखो बेटा क्यों नहीं आता है, एक चीज बताओ, इधर सुनना मेरी बात को ध्यान से। आप ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हो, किसके माध्यम से समझ सकते हो बेटा? क्या ये वाली सिचुएशन सेम टाइम में आ रही है जो पहले आ रही थी, अरे ये वाली सिचुएशन, इसके बाद जस्ट ये सिचुएशन सेम टाइम में आ रही है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। बोलो यार, सेम टाइम में आ रही है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो सेम टाइम में आ रही है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि आप वेव में इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी में कोई भी बदलाव नहीं होता है। यहां समझना, यहां इनपुट और ये क्या है बेटा, आउटपुट। इनपुट एफ है तो आउटपुट 2f हो जाती है इसके अंदर। इनपुट क्या है बेटा, f, तो आउटपुट क्या हो जाएगा इसमें, 2f हो जाएगा, मतलब जल्दी आएगा। देखो आप ये समझो ना, ये पॉइंट पहले, ये पॉइंट यहां से यहां आ रहा था, अब ये पॉइंट जस्ट यहां आ गया, जल्दी आ गया ना। अरे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कितना जल्दी रिपीट, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या है, रिपीट जल्दी होगा। तो 2 टाइम्स हो जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो वो क्वेश्चन दे दे आपको इसके अंदर, फुल वेव के अंदर, कि इनपुट फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो बताओ फुल वेव रिएक्टिफायर के बाद जो आउटपुट मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। आप जस्ट क्या कर दो, डबल कर दो। जैसे 50 है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। बोलो बात समझ आ गई क्या बेटा? ये आपका रिएक्टिफायर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बताओ क्लियर है? कॉपी कर लो बेटा, ऐसा कैसा। ये एनसीईआरटी में जो है ना बेटा आपके, वो 40.6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 40.6। तो इसका जस्ट डबल कितना होगा बताओ, 81.2 पक्का। तो ये डेटा देख लेना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है ना, कि इसके अंदर बेटा एक वर्ड आता है आरएमएस। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बोलो क्या बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे जब हम एसी चैप्टर पढ़ेंगे। एक चैप्टर है बेटा हमारा अल्टरनेटिंग करंट, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। अभी बस इतना सा याद रखना, अगर डायरेक्ट आपसे आरएमएस पूछ ले, मतलब ये वर्ड लिखा जाए कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताओ, है ना बेटा, तो इसके अंदर आई आरएमएस का फॉर्मूला होता है बेटा आई नॉट अपॉन रूट 2। बोलो इसमें आई आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई नॉट अपॉन रूट 2। ये फॉर्मूला प्रूफ भी होता है, इसके डेरिवेशन आपके बोर्ड में भी है बेटा, है ना। लेकिन ये यहाँ नहीं है, चैप्टर का टॉपिक नहीं है, ये एसी वाले चैप्टर का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 7 आएगा हमारा, हम उसके अंदर पढ़ेंगे, बढ़िया आराम से समझेंगे। अभी बस ये फॉर्मूला याद रखिए आप, आई आरएमएस इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई नॉट अपॉन रूट 2 होता है। बोलो क्या होता है, आई नॉट अपॉन रूट 2। आई नॉट क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम करंट है। बोलो क्या है बेटा, ये मैक्सिमम करंट है ना बेटा, ये मैक्सिमम करंट है। और रूट 2 को तो आप जानते ही हो ना बेटा। और अगर आपसे हाफ वेव में पूछ ले तो यहाँ आई आरएमएस का फॉर्मूला होता है बेटा आई नॉट अपॉन 2, ये ध्यान रखना। बोलो यहाँ आई आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई नॉट अपॉन 2 होता है, ठीक है ना। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर एक देखो, क्योंकि इनकी डेरिवेशंस नहीं है हमारे इस चैप्टर में नहीं है, बाकी मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना कक्षा 11 में, तो इनकी कक्षा 11 वाले बच्चों को जब 12 में पढ़ाऊंगा ना मैं, तब ये वाली डेरिवेशन में करवाऊंगा आपको। ये बोर्ड में आती भी है ना, ये 7 चैप्टर की डेरिवेशन है ना बेटा। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, सब बच्चे ध्यान देना बेटा। अगर आपसे आईडीसी पूछ ले, बोलो क्या पूछ ले, आईडीसी, तो ये होता है 2i अपॉन पाई।
2 आई नॉट अपॉन पाई। बताओ अगर आई डी सी पूछ ले तो ये क्या होता है बेटा, 2 आई नॉट अपॉन पाई होता है। अब देखो आई डी सी मतलब ये डीसी करंट है, आई नॉट यहाँ पर वही है बेटा क्या, मैक्सिमम करंट। बोलो क्या है बेटा, मैक्सिमम करंट। और पाई तो तुम जानते ही हो, है ना, और 2 से तो तुम परिचित ही हो, कोई समस्या नहीं है। बोलो ना यार बेटा यस और नो बेटा। अगर इधर आई डी सी पूछ ले तो इसका फॉर्मूला होता है आई नॉट अपॉन पाई। बताओ आई डी सी इधर पूछ ले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई नॉट अपॉन पाई होता है। इधर क्या होता है, 2 आई नॉट अपॉन पाई होता है। बताओ इधर क्या होता है बेटा, 2 आई नॉट अपॉन पाई होता है। बोलो याद रह जाएगा बेटा। एक है ना, एक रिपल फैक्टर आता है बेटा, रिपल फैक्टर। अब मेरी बात को सुनना, रिपल पहले जो रिपल किसको बोलते हैं ना, इसको हिंदी में बोलते हैं उर्मिका। रिपल किसको बोलते हैं आप सब बच्चे समझना ना बेटा, एकदम एक्यूरेट तरीके से समझना। रिपल में आपको बताऊं वही चीज़ है, सेम मैं आपको बताता हूं। हम फिल्टर के बाद में कई बार जब लगाते हैं ना तो हमारे पास में जैसे कि आउटपुट है ना, जैसे कि मान लो ये फुल वेव वाला है तो आउटपुट कुछ इस प्रकार का फिल्टर के बाद इस प्रकार का आता है। आप समझना, इसको मिटा दो आप, मैं एक लाइन में बना के बता देता हूँ ना आपको। इस प्रकार का आउटपुट आता है। अब बताओ क्या करंट की वैल्यू यहाँ पर बदल रही है क्या, बोलो बढ़ रही है, फिर घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। मतलब इसमें वेरिएशन तो अभी भी है और ऐसा ही रहता है, 100% प्योर तो नहीं होता क्योंकि आइडियल तो होता भी नहीं है, आप भी समझते हो ना बेटा। एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाए वो संभव नहीं है। तो इसके अंदर जो वेरिएशन है ना, इसके अंदर क्या है बेटा, जो वेरिएशन है उस वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिपल बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। यानी कि मैं एक बात शॉर्ट में बता दूं आपको कि रिपल फैक्टर जितना ज़्यादा होगा ना, रिपल फैक्टर जितना ज़्यादा होगा ना, रेक्टिफायर उतना ही कम अच्छा होगा। क्या बोला मैंने, रिपल फैक्टर जितना ज़्यादा होगा ना वो रेक्टिफायर उतना ही क्या होगा, कम अच्छा होगा, मतलब वो अच्छा नहीं है। मतलब यूं कह सकते हो कि रिएक्टिफिकेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिपल फैक्टर। बोलो बात समझ में आ गई क्या बेटा, रिपल फैक्टर बढ़ेगा तो रिएक्टिफिकेशन क्या होगा, घटेगा। बोलो ना यार यस और नो बेटा। इसका रिपल फैक्टर होता है 1.21, ध्यान रखना बेटा। इसका कितना होता है, 1.21 होता है और इसका होता है बेटा 0.48 होता है। बताओ इसका कितना होता है, 0.48 होता है और इसका कितना होता है, 1.21 होता है। बताओ क्या याद रह जाएगा, ये पक्का क्लियर है, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना बेटा, ये तो हो गया आपका, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंप्लीट हो गया आपका हाफ वेव और फुल वेव। एक चीज और समझो आप, है ना, प्यार थोड़ा ढंग से समझना बेटा ना, क्लियर समझना इसको बेटा। अगर आपको कहीं लिखा आ जाए आइडियल डायोड, बोलो क्या लिखा जाए, आइडियल डायोड है। अगर आइडियल डायोड फॉरवर्ड वाइस में हो, बोलो क्या हो, फॉरवर्ड वाइस में हो आइडियल डायोड, तो ध्यान रखना है इसका रेजिस्टेंस 0 मान लेना है। बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना मान लेना है, 0। अगर आइडियल डायोड का नाम दे दे और वो दे दे फॉरवर्ड वाइस में, तो बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना ले लेना, आप 0 ले लेना बेटा। समझना ना प्यारे बच्चों, सब समझना ना। और अगर रिवर्स वाइस में आ जाए, किस में आ जाए बेटा, रिवर्स में आ जाए, तो इसका रेजिस्टेंस ले लेना इन्फिनिटी। अरे बन जाना यार, नाटक करते। इसका रेजिस्टेंस कितना लेना बेटा, इन्फिनिटी लेना। बोलो बात समझ आ गई बेटा। यानी कि आपसे पूछ लिया आइडियल डायोड का फॉरवर्ड वाइस में रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, और रिवर्स वाइस में कितना होता है, इन्फिनिटी। कहने का मतलब रिवर्स वाइस में वो बिल्कुल जरा सी भी करंट ही नहीं जाने देगा और फॉरवर्ड वाइस में पूरी की पूरी करंट को जाने देगा। बोलो बात समझ में आ गया। ये हो गया आइडियल डायोड। और डायोड की विशेषता, अगर आपसे कभी पूछ ले कि कंपेयर कराओ, तो ये है ना, ये क्लोज स्विच के कंपेयर में होता है बेटा। बोलो किस में होता है, क्लोज। क्लोज का मतलब समझ रहे हो आप, ये क्लोज है बेटा। क्लोज का मतलब, अब सुनो, क्लोज का मतलब होता है बंद करना। हमारे यहाँ फिजिक्स में बंद करने का अर्थ अलग है और यहाँ बंद करने का अर्थ अलग है। यहाँ बंद करने का अर्थ ये होता है, अरे मेरी बात समझो, और यहाँ चालू करने का मतलब ये होता है। यहाँ बंद करने का मतलब ये होता है कि करंट जाएगी, बंद करने का मतलब क्या होता है, करंट जाएगी। अरे यार बंद करने का मतलब ये होता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपने ये समझा होगा कि हम इस प्रकार का जो है वो बनाते हैं, इस प्रकार का डॉट, ये इस तरीके से। तो इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर हम डॉट लगाते हैं ऐसे। डॉट लगाने को हम कहते हैं बंद करना। बोलो डॉट लगाने को क्या कहते हैं, बंद करना। बोलो यस और नो बेटा। डॉट लगाने को क्या कहते हैं हम, बंद करना।
बंद करने का मतलब है करंट जारी, और डॉट खोलने को मतलब क्या होता है, ओपन करना, यानी कि इसमें करंट नहीं जा रही। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये ओपन स्विच है। बोलो ये क्या है, ओपन स्विच की बात है। बताओ क्या ये चीज़ समझ में आ गई क्या बेटा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इसको फटाफट कर लो ताकि मैं आगे बताऊं बेटा, फास्ट फास्ट। एक है ना, मैं आपको बताऊं ब्रिज रेक्टिफायर भी बता देता हूं एक बार के लिए मैं ना। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, और देखो सुनना बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम, ब्रिज रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। बताओ किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ब्रिज रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो अपन उस पर भी बात कर लेते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर पे भी बात कर लेते हैं। आप समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। सब बच्चे एकदम एक्यूरेट होके समझना, बस केवल और केवल वही डायग्राम मात्र है। ये तो हमने क्या बना लिया बेटा, ट्रांसफार्मर बना लिया। बताओ क्या बना लिए, ट्रांसफार्मर आ गया ना, ये ट्रांसफार्मर आ गया, ये क्या आ गया बेटा, ट्रांसफार्मर आ गया, ठीक है, क्लियर है। यहां पर आपको क्या करना है, एक ब्रिज बनाना है। यहां पे क्या करना है, मैं बना देता हूं ब्रिज टाइप से, मतलब इस तरीके की स्ट्रक्चर ये बना दी मैंने, है ना। ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। यहां से आप जोड़ दो लोड रेजिस्टेंस। हालांकि मैं क्यों बता रहा हूं ये मेरी समझ में नहीं आ रही, ठीक है। देख लो एक बार, डायग्राम में पता रहना चाहिए आपको ना बेटा। इसमें ना 4 डायोड जोड़ दो, एक ऐसे जोड़ना है आपको, लेकिन ये देखना ऐसे जोड़ना है। अब जैसा इसमें जोड़ा ना वैसे इसके सामने वाली साइड में जोड़ दो। हाँ, अरे हाँ, जैसा इसमें जोड़ा वैसे ही इसमें जोड़ दो, और जैसा इसमें जोड़ा ना वैसा ही इसमें जोड़ दो। ये देखो कितने डायोड हो गए, 4। नाम दे दो, D1, D2, D3, D4। ये डायग्राम में बस इतना सा पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से है ना कौन सा फॉरवर्ड में है, कौन सा रिवर्स में है, कब रिवर्स में है, कब फॉरवर्ड में है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना बेटा, कब करंट जाएगी कब नहीं जाएगी। और ये ए से क्या हो गया, बी हो गया। अब मैं डायरेक्ट इसमें वही बात कर रहा हूँ बेटा, ये इसका रिजल्ट आता है ना फुल वेव जैसे आता है। बोलो कैसे आता है, फुल वेव जैसे। एक तो ये डायरेक्ट याद रख लेना क्योंकि अपन ज़्यादा माथाफोड़ नहीं करे। एक फटाफट ये देख लो, ये प्लस है, मान लो ये माइनस है, तो मैं 0 से T/2 टाइम पे बात करूँ, P क्या है बेटा, प्लस है, और Q क्या है बेटा, बोला माइनस है। बताओ ना यार, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। अब बताओ क्या होगा, अब समझना है यहाँ पर थोड़ा सा। अपन एक काम करते हैं, अब कौन डायोड रिवर्स कौन फॉरवर्ड, उसको ऐसे देखने के बजाय करंट से देखते हैं अपन। बोल दो ना यार, किससे देखते हैं, पक्का। अब बताओ करंट ऐसे गई, अब बताओ इधर जाएगी तो ये जाने देगा क्या, नहीं। तो बताओ D1 किस में हो गया, रिवर्स में। अरे यार, और ऐसे जाएगी तो बताओ ये जाने देगा क्या, तो D2 किस में हो गया, फॉरवर्ड में। बस चेक करना आना चाहिए, एज एग्जाम्पल मानो इसको। बोलो ना यार, अब करंट यहाँ आ गई, अब बताओ ये करंट को जाने देगा क्या, बोलो ना यार, नहीं जाने देगा ना। तो बताओ ये किस में आ गया, बोलो बताओ ना यार, रिवर्स में आ गया। कौन सा, बोलो कौन सा, ये D3, ये किस में आ गया, रिवर्स में आ गया। ये इस तरीके से, इसका मतलब समझते हो आप, मतलब ये वायर अटैच नहीं है। अच्छा पहले बता दिया था कि मैं, ये वायर क्या नहीं है, अटैच नहीं है। इसका मतलब ऐसा कहीं भी सिंबल बनाया है तो इसका मतलब होता है बेटा वायर अटैच नहीं है। बताओ D1 किस में, रिवर्स में, D2 किस में, फॉरवर्ड में, और D3 किस में, रिवर्स में। अब देखो आ गया, ये आ गया, करंट गई, आ गई, यहाँ आया, ये इधर से आएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, यानी कि D4 भी किस में है बेटा, फॉरवर्ड में, ये ऐसे चली गई। बोलो बात समझ में आ गई क्या, बोलो ना यार, यस और नो। बताओ क्या ये पूरी बात समझ में आ गई क्या आपके, कर लोगे। बस ऐसे ही दोबारा वो चेक कर लेना, जब ये माइनस हो ये प्लस हो, इसको ठीक है कॉपी करोगे। देखो सुनो, करंट गई, यहाँ करंट आई, अब बताओ ये जाने देगा क्या, रोक रहा है, अरे रोक रहा है तो ये नहीं जाने देगा, ये किस में हो गया, रिवर्स में, है ना। और ये जाने दे रहा है, ये किस में हो गया, फॉरवर्ड में। अब यहाँ करंट आई, ये जाने देगा क्या, नहीं, ये रिवर्स में हो गया। करंट गई, आ गई, ए से बी आ गई, ये आ गई, ये आ गई। अब बताओ यहाँ कितने रास्ते मिले, 2, ये भी जाने देगा, ये भी जाने देगा। लेकिन एक खास बात है, क्योंकि यहाँ तो हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल पे करंट वापस जा ही नहीं, मतलब प्लस से करंट स्टार्ट होकर प्लस पर वापस जा ही नहीं सकती। तो सिंपल सी बात है, मजबूरन करंट को कहाँ जाना पड़ेगा, इधर। तो बताओ इधर से करंट को जाने देगा क्या, यस। तो बताओ ये किसमें हो गया, फॉरवर्ड में, और ये करंट ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आ गई, ये माइनस में आ गई। करंट हमेशा प्लस से किधर आती है, माइनस। बताओ
ये इसका मतलब क्या हुआ, देखो ना आप, आमने सामने के फॉरवर्ड है और ये रिवर्स, अगली बार में उल्टा हो जाएगा, ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएंगे। बना लो इसको ब्रिज रेक्टिफायर को, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। टाइप्स ऑफ डायोड, बोलो क्या बेटा, टाइप्स ऑफ डायोड। इनको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि एक तो ये सर्किट के अंदर कौन से वाइस के अंदर जुड़ेंगे, मतलब फॉरवर्ड में जुड़ेंगे या रिवर्स में कनेक्ट करते हैं, और इनका यूज क्या है, बस सिंपल सा याद रखना है ना बेटा। पहला आता है इसके अंदर जेनर, जेनर डायोड। बेटा सुनो, जेनर डायोड का जो सिंबल होता है ना, एक सिंबल भी ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है बेटा, सिंबल भी ध्यान रखना है। इसका कुछ इस प्रकार का सिंबल हम बना लेते हैं, कई बार ये सिंबल आपको ऐसे भी देखने को मिलता है, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। यह है जेनर डायोड का सिंबल। बताओ ये किसका सिंबल है बेटा, जेनर डायोड का। एक तो आपको ध्यान रखना है सिंबल, कई बार सिंबल भी डायरेक्ट आ जाता है, बताओ ये किसका सिंबल है, तो ध्यान रखना है ये जेनर डायोड का सिंबल है, पहली बात। ये तो हो गया इसका सिंबल। दूसरा सुनो, इसको हम जोड़ते हैं रिवर्स में। बताओ किस में जोड़ते हैं बेटा, इसमें रिवर्स में जोड़ते हैं। बोलो किस में जोड़ते हैं बेटा, रिवर्स में। तीसरा ये ध्यान रखना, इसका जो यूज है ना, बताओ इसको किस में जोड़ते हैं बेटा, रिवर्स में जोड़ते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है ना बेटा, ये रिवर्स में जोड़ते हैं। और जो इसका यूज है ना, यूज ध्यान रखना बेटा, इसका यूज होता है वोल्टेज, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है कांस्टेंट वोल्टेज के लिए। बताओ किसके लिए बेटा, कांस्टेंट वोल्टेज। थोड़ा समझना, मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं इनको, बस डायरेक्ट याद रखना है चीज़ों का। जेनर डायोड का सिंबल क्या होता है, कौन से वाइस में ऐड करेंगे, सर्किट में जोड़ेंगे, तब ये रिवर्स वाइस में काम करता है। बताओ किस में काम करता है, रिवर्स वाइस में। इसका यूज क्या है बेटा, वोल्टेज रेगुलेशन का, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने का इसका क्या है बेटा, यूज है। एक इसका जो है ना डायग्राम कैसे बनता है, मतलब ग्राफ कैसा बनता है, आई और वी कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका आई और वी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना बेटा, वो इस प्रकार से आता है जेनर का। बताओ रिवर्स वाइस है, रिवर्स वाइस इधर ही बनता है, इधर तो क्या बनता है, फॉरवर्ड। अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन वोल्टेज क्या है बेटा, कांस्टेंट है। इसको हम बोलते हैं जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज। याद करो आप, क्या बोलते हैं इसको, जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब आप ये देखो ना, क्या यहाँ वोल्टेज बढ़ रहे हैं, क्या नहीं, वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बोलो वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट। पांचवी बात इससे रिलेटेड याद रखनी है, बस याद रखना है डायरेक्ट। ये ग्राफ आ जाए, ये किसका ग्राफ है, जेनर डायोड का। ये किसका सिंबल है, जेनर। किस में ऐड करते हैं, रिवर्स में। यूज क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन का, कांस्टेंट वोल्टेज। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसको रेजिस्टेंस के साथ कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल के अंदर। बताओ कनेक्ट किस में करेंगे इसको, पैरेलल के अंदर। जैसे कि अब सुनना, जैसे मैं करके बता रहा हूँ। मान लो मेरे पास में ये मैंने एक जो है वो डायोड बना दिया, ठीक है, और इसके पैरेलल में लगा दिया एक रेजिस्टेंस। बोलो अब मान लो इसका 6 वोल्ट है ना, बोलो कितना है, 6 वोल्ट। अब मान लो ये 2 किलो ओम का है, बताओ कितने का है, 2 किलो ओम का। और ये तो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना बेटा, कोई भी लगा दिया, या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया, जो भी है, यहाँ पे अपन ने लगा दिया प्लस माइनस। यहाँ माइनस रखना ही पड़ेगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि देखो ये पी है, तो इसके पी को किससे जोड़ना पड़ेगा, माइनस में, तभी तो रिवर्स बनेगा। अरे तभी तो रिवर्स बनेगा। कभी ये भी बोल देता है कि बताओ ये क्या सही है या गलत है, तो ये जानना हमेशा किस में जुड़ेगा, रिवर्स में। अब इसके यहाँ पे कितने वोल्ट है, 6, तो बताओ यहाँ भी कितने होंगे, 6 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। बोलो पैरेलल में वोल्टेज कितने होते हैं, सेम। अब बताओ इसने क्या कर दिया, वोल्टेज रेगुलेशन का काम कर दिया, कांस्टेंट वोल्टेज क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। बस मोटे तौर पे याद रखना है, सिंबल क्या है, रिवर्स में कनेक्ट होगा, यूज क्या है, ग्राफ क्या है, और कैसे जुड़ेगा, ठीक है ना। इससे रिलेटेड 5 पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। अब सुनो बेटा, हाँ बोलो बेटा, हाँ हाँ इधर लेते हैं ना अपन वाई पे। ये वोल्टेज अब बढ़ थोड़ी रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया ना यहाँ पे वीजेड। अब सुनो बेटा, अब इसके बाद में ध्यान रखना फोटो डायोड। बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फोटो डायोड की बात कर रहे हैं। बोलो किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फोटो डायोड। बोलो मेरी बात समझ आ गई क्या बेटा, बोलो यस और नो। फोटो डायोड की हम बात कर रहे हैं। तो फोटो डायोड सुनना क्या होता है बेटा, इसका पहले तो ये देखो सिंबल, पहले नंबर पे तो क्या देख लो, इसका सिंबल देख लो, ये होता है इसका सिंबल फोटो डायोड का। बोलो ना यार, ये क्या होता है, सिंबल। दूसरा ये भी रिवर्स में जुड़ता है, बताओ ये भी किस में जुड़ता है, तीसरा है इसका यूज क्या होता है, इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए। मतलब इंसिडेंट लाइट, ये लाइट है बेटा, ये क्या है, लाइट, जो कि डायोड पे आ रही है।
तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने का क्या है, इसका यूज है। 1, 2 और ये तीनों क्या याद रह जाएगा। चौथा इसका ग्राफ ध्यान रखना है आपको। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, ध्यान रखना है। इधर मैंने ले लिया आई, इधर क्या ले लिया मैंने वी। यस, ये I1, I2, I3, I3 इंटेंसिटी, I2 और ये I1, यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, बढ़ती है। अब एक बात बताओ, देखो Y पर करंट है ना, अब बताओ इसमें करंट क्या है, कम है, इसमें करंट क्या है, ज़्यादा है, इसमें करंट क्या है, और ज़्यादा है। ये I1, I2, I3 क्या है बेटा, इंटेंसिटी है। बताओ ये क्या है बेटा, इंटेंसिटी। अरे डायरेक्ट याद रखना है, बस ये तो याद रखने वाले हैं। बताओ फोटो डायोड का सिंबल ऐसा होता है, रिवर्स में जुड़ता है, यूज इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए। तीसरी बात, ग्राफ कैसा बनता है इसका, ग्राफ ध्यान रखना बेटा, ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ग्राफ से, ग्राफ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बताओ ये कौन सा डायोड हो गया, बोलो आपका, फोटो डायोड हो गया भैया। कौन सा डायोड हो गया, फोटो डायोड हो गया, ठीक है ना। अब सुनो, एक होता है एलईडी, लाइट इमिटेड डायोड। बोलो ये क्या है बेटा, लाइट इमिटेड डायोड है, लाइट इमिटेड डायोड है ना बेटा। तो लाइट इमिटेड जो डायोड है ना बेटा, उसका सिंबल ऐसे बनता है, ये इसका सिंबल है। बोलो ये किसका सिंबल है बेटा, एलईडी का सिंबल है, ठीक है। दूसरा ये ध्यान रखना, ये फॉरवर्ड में जुड़ता है, फॉरवर्ड में जुड़ता है। बोलो लाइट इमिटेड डायोड किस में जुड़ता है बेटा, फॉरवर्ड में जुड़ता है। इसका कोई विशेष यूज नहीं है, बस वो लाइट जनरेट करना ही है इसका यूज। बोलो क्या है बेटा, लाइट जनरेट करना ही है। मतलब इसमें क्या होता है, यूज में लिख सकते हैं हम तीन, जब इसका रिकॉम्बिनेशन होता है ना बेटा, क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है ना, तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तब एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है या निकलती है, एनर्जी निकलती है। और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस में बेटा, एलईडी के अंदर, मतलब लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लाइट के अंदर। अरे कहीं अभी स्प्लिंग कराते हैं तो चमक उत्पन्न होती है ना, सेम वैसे। तो रिकम्बाइन होते हैं तो उनमें वहां से एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। आपको भी पता है, आप भी जानते हो बेटा, दो चीजें होती है केमिस्ट्री के अंदर। बॉन्ड को अगर आप तोड़ोगे ना तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और बॉन्ड ऑटोमेटिकली टूटेगा तो एनर्जी आती है, निकल। अरे यार केमिस्ट्री में पढ़ रखी हो यार, नहीं आई बात समझ में, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसका डायग्राम ऐसा होता है, फॉरवर्ड में जुड़ता है, ये इसका ये यूज है, इसका कोई ग्राफ वगैरह नहीं है, ये चीज ध्यान रख लेना है आपका ना। एक होता है सोलर सेल। बताओ ये क्या होता है बेटा, सोलर सेल होता है। तो अब ये ध्यान रखो, सोलर सेल में क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, जो फोटोन है, बोलो क्या है बेटा, फोटोन है। फोटोन को ऐसे बोलता आप तो सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है ना बेटा, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसमें मोस्ट ये ध्यान रखना है कि मिड पार्ट लार्ज होता है। इसमें मिड पार्ट क्या होता है, लार्ज होता है इसके अंदर। जैसे हम पी और एन बनाते हैं ना बेटा, ये पी है और ये क्या है, एन है, तो ये वाला पार्ट क्या होता है इसके अंदर, लार्ज होता है, ठीक है। और एक इसके अंदर ये ध्यान रखना, जो ग्राफ आता है ना, वो इस प्रकार का ग्राफ आता है बेटा, ये आई और वी का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है ये ग्राफ। बस ये डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट याद रखना है, इनके डीप पे नहीं जा रहा। बस कुछ कुछ पॉइंट है इनसे रिलेटेड जो कि आपको क्या रखने हैं बेटा, ध्यान रखने हैं। फटाफट कॉपी कर लो इसको, ज़्यादा इस पर अपन स्टडी करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। देखो बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं लॉजिक गेट। ये जो लॉजिक गेट है ना, इसमें मेस है ना, मेस की तरह नहीं चल रही। लॉजिक गेट में मैथ्स की तरह नहीं चलती। अब अपने ये मान के चलना, तुम्हें कुछ नहीं आता, गणित में कुछ भी नहीं आता, ना जोड़ना आता है, ना गुणा करना आता है, कुछ भी नहीं आता। क्या बोला मैंने हाँ, उस हिसाब से ही अपन करेंगे इसको ना। तो बेटा हम लॉजिक गेट के अंदर, ये बूलिये एलजेब्रा पर बेस है पूरी। किस पे बेस है बेटा, बूलिये एलजेब्रा। हालांकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे इस पर चर्चा नहीं करेंगे, मैं तो डायरेक्ट ऐसे बता रहा हूँ आपको, आप क्वेश्चन लगा लो इससे, बस अपन उस पर बात कर रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही है, क्या है, कैसे वर्किंग करती है, क्यों बनी, क्या बनी, इसकी हिस्ट्री अपन नहीं जा रहे हैं ना। अपन डायरेक्ट ही जा रहे हैं कि अपने को इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, इसका क्या करना है। इसमें एक ट्रू टेबल बनती है, उस ट्रू टेबल के बेस पर ही आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आए। कुछ बेसिक मैथ्स है, मतलब बूलिये एलजेब्रा की जो मैथ्स है वो थोड़ी आपको आनी चाहिए। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर ऐसा है, 0 + 0 है ना, 0 होता है।
0 प्लस 0 क्या होता है? 0 होता है। 0 प्लस 1 1 होता है। 1 प्लस 0 1 होता है। 1 प्लस 1 1 होता है। ठीक है, हाँ, यही होता है। इसमें दो ही चीज़ें चलती है, 0 और 1, बस। इसके अलावा कोई डिजिट नहीं आएगा इसके अंदर, केवल डिजिट क्या आएगा? 0 और 1। तो 1 प्लस 1 कितना होता है? 1। 1 प्लस 0 कितना होता है? 1। 0 प्लस 1 कितना होता है? 1। और 0 0 कितना होता है? 0। 0 मल्टीप्लाई 0 0 होता है। 0 मल्टीप्लाई 1 0 होता है। 1 मल्टीप्लाई 0 0 होता है। मल्टीप्लाई तो आता ही नहीं है, डॉट बोल दो इसको। और 1 डॉट 1 1 होता है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो बेटा, a प्लस 0 इक्वल टू हम a लिख देते हैं। 0 प्लस a इक्वल टू a लिख देते हैं। a प्लस वही बात हो गई, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और a प्लस a इक्वल टू क्या लिख देते हैं? a। यहाँ a की वैल्यू जो है ना, वो क्या हो सकती है बेटा? 0 और 1 हो सकती है। a की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है बेटा? 0 और 1 हो सकती है। a की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 और 1 हो सकती है। कई बार ऐसा देते हैं ना डायरेक्ट कि a प्लस a कितना होगा? a होगा। a प्लस 0 कितना होगा? a होगा। अब a की वैल्यू 0 हुई तो 0 प्लस 0 भी कितना होगा? 0। और a की वैल्यू 1 भी हुई तो 1 प्लस 0 क्या होगा? 1। मतलब आएगा तो वापस क्या? a ही आएगा। a पे डिपेंड करता है वो क्या होगी। बोलो, बात समझ आ गई बेटा? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत इसके अंदर आएगी नहीं। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। कहीं सिंबल लिखा आ जाए बेटा a बार, तो इसका मतलब होता है कि उसको उल्टा हो जाएगा। जैसे कि मान लो a की वैल्यू 0 है ना, तो a बार की वैल्यू हो जाएगी 1। ये देख लेना बेटा। बताओ, a की वैल्यू 0 है तो a बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये चीज़ भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बोलो, सिंपल सी चीज़ें आ गई, बिल्कुल आसान है। हम 3 गेट पढ़ेंगे सबसे पहले लॉजिक गेट में। पहले हम पढ़ेंगे एक तो, और उनके ट्रू टेबल बनाएंगे बेटा। एक तो और गेट एक तो कौन सा गेट पढ़ेंगे हम? और गेट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम AND गेट, और एक पढ़ेंगे हम NOT गेट। बताओ कितने गेट पढ़ रहे हैं? 3। कौन कौन से? OR, AND, NOT। ठीक है ना, ये 3 गेट पढ़ रहे हैं। इनका सिंबल आना चाहिए। और गेट का सिंबल ऐसा आता है। ये और गेट का क्या आता है? सिंबल आता है। ये इसमें होता है A और B इनपुट। A और B क्या होता है? इनपुट। और ये यहां पर Y इक्वल टू ये क्या है बेटा? आउटपुट। बोलो, बात समझ आ गई क्या बेटा? ये इसका सिंबल होता है और गेट का। ठीक है, आउटपुट का फॉर्मूला होता है इसमें जोड़ने वाला, A प्लस B। बताओ, आउटपुट में फॉर्मूला कौन सा होता है? इसमें जोड़ने वाला। जैसे इनपुट पे आप कुछ भी दो, आउटपुट का मतलब क्या होगा? दोनों को जोड़ दो, वो आउटपुट है। और जोड़ने पर क्या आंसर आएगा वो आपने सीख ही रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे AND गेट में क्या होता है बेटा? ये इस प्रकार, इसमें तो अच्छा भी है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। AND D जैसे बन रहा है, देखो आप, ये है ना, ये आउटपुट Y हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। और Y जो आउटपुट होता है ना, वो A डॉट B होता है। Y जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? A डॉट B होता है। ठीक है, और जो नॉट गेट है, बोलो कौन सा गेट है? नॉट गेट है ना, वो कुछ ऐसा होता है, ये इस प्रकार का। ठीक है, इसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। ये A, ये आउटपुट Y A बार होता है, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। 0 देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 देंगे तो 0 आ जाएगा। बताओ, क्या ये तीनों बात समझ में आ गई क्या बेटा? आपके सिंबल क्लियर है? इनकी ट्रू टेबल बनानी है हमारे को। ट्रू टेबल में पॉसिबिलिटी देखते हैं हम। एक तो A ले लो, एक B ले लो, और एक क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। A ले लो, B ले लो, आउटपुट आ जाएगा। A ले लो, B ले लो, Y ले लो, मतलब आउटपुट आ जाएगा। बोलो, बात समझ आ गई ना? कौन का मैं ले ही नहीं रहा ना, किसने बोला ले रहा हूँ? ये Y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका मतलब क्या है? A प्लस B। यहाँ इसका मतलब क्या है? A डॉट B। और यहाँ इसका मतलब क्या है? A बार। देखो, अब पॉसिबिलिटी क्या है? A की वैल्यू तो 0 हो सकती है, और B की भी कितनी हो सकती है? 0। पॉसिबिलिटी, या A की वैल्यू 1 हो, B की कितनी हो? 0। या A की 0 हो, या B की कितनी हो? 1। या दोनों की क्या हो? 1 1। यही तो पॉसिबिलिटी है। इसको बोलते हैं हम ट्रू टेबल। बोले क्या बोलते हैं? ट्रू टेबल। अब बताओ, ये क्या हो जाएगा? 0 1 1 1। ये इसकी ट्रू टेबल बन गई। ठीक है, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ट्रू टेबल से ही सोल्व करना है हमारे को। ठीक है ना, कई बार वो पूछ लेता है, बहुत सारे जोड़ जुड़ा के देगा, वो बड़ा भारी भरकम डायग्राम देगा, और लास्ट में बोलेगा Y की वैल्यू बताओ।
इनपुट देते जाओ, आउटपुट निकालते जाओ, इनपुट देते जाओ, आउटपुट निकालते जाओ, लास्ट में जो आएगा वही आंसर है उसका। बस 0 और 1 पे पूरी खेल कहानी स्टार्ट है, इसमें वही खत्म है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। वही सेम क्या क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है ना, 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है और 1 1 हो सकता है, यही तो हो सकता है। आप देखो यहाँ 0 0 होगा तो 0 मल्टी 1 नहीं होगा, 0 0 और ये 1 हो जाएगा। बताओ कितना आसान है ना यार, कितना सिंपल। बोलो यस और नो। अब इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 0 होगा पॉसिबिलिटी है तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। 0 होगा तो क्या होगा 1 और 1 होगा तो क्या होगा 0। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। बताओ ये तीनों क्लियर हो गए क्या, और एंड और नॉट गेट। बोलो क्या हो जाएगा, और एंड और नॉट गेट। क्लियर है, एक बार के लिए इसको कॉपी कर लो, फिर फटाफट अगले बोर्ड में मैं पूरा ही समझा दूंगा आपको। ठीक है, अब समझो मेरी बात के ख्याल से। देखो बेटा ध्यान दो, हम जो है वो लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं। हमने क्या पढ़ लिया बेटा, और गेट पढ़ा, हमने ए एंड डी गेट पढ़ा और हमने नॉट गेट पढ़ा ना, तीनों गेट पढ़ लिया हमने। उसके ट्रू टेबल भी जो है वो देख ली बेटा ना। एक अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, एक होता है बेटा एन ए एन डी गेट है ना, और एक होता है बेटा एन ओ आर गेट। आप ये समझो और के आगे एन लगाया है, आप ये समझो एंड के आगे क्या लगाया है, एन लगाया है। मतलब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये क्या होता है। ये जैसे एक तो ले लो आप एंड गेट, बोलो क्या ले लो बेटा, एंड गेट, और एक ले लो आप नॉट गेट। अरे यार ये डायोड ही बनता है यार। एक तो क्या ले लो बेटा एंड गेट, और एक क्या ले लो बेटा आप नॉट, ये नॉट गेट ले लो। ये तो नॉट हो गया और ये क्या हो गया एंड। दोनों को जोड़ दो, आप दोनों को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो। अब मुझे एक बात बताओ, इसका आउटपुट कितना आएगा। अब देखो आउटपुट को ऐसे लिखना, चेक कर लेना आप। कई बार इसको ऑप्शन और दोनों से चेक कर, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कैसे। इसमें क्या है, दो तरीके, इसको कठिन तरीके से भी हम सोल्व करते हैं, इजी तरीके से सोल्व करते हैं। अपना हमेशा आपको काम करना है 0 1 पे। जैसे कि क्वेश्चन से आंसर निकाल लो। अब क्वेश्चन में कई बार है ना वो आंसर ऐसे नहीं लिखा होगा, जैसे आपने आउटपुट निकाल लिया, लास्ट 0 आ गया। बताओ आउटपुट कितना आ गया 0। अब ऑप्शन में कहीं 0 नहीं है, ऑप्शन में मतलब कई बार ऐसा दिख रखा है ए बार प्लस बी बार, उसकी होल बार, उसकी डबल बार, जो भी है 4 ऑप्शन ऐसे आए। तो आप ऑप्शन में भी वैल्यू पुट करो 0 और 1 और उसका आंसर निकाल लो। और जिस ऑप्शन में 0 आ रहा है और क्वेश्चन से भी 0 आ रहा है, वही क्या है उसका आंसर है। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब समझो, जैसे कि मान लो बेटा ये ए है, ये बी है, तो बताओ ये क्या करेगा यहाँ पे, ये डॉट करता है ए डॉट बी, और ये क्या करता है बार लगा देता है ए डॉट बी बार। इसका रिजल्ट ही आता है, यानी कि इसका जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, ए डॉट बी बार आता है। एन ए एन डी गेट में आउटपुट क्या आता है बेटा, ए डॉट बी बार आता है। अब आप इसकी ट्रू टेबल बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे बनाएंगे हम, ए ले लो, बी ले लो, ए डॉट बी ले लो, क्योंकि ये करना पड़ेगा ना इसकी वजह से। और फिर क्या ले लो बेटा, ए डॉट बी बार ले लो। यही तो क्या है बेटा, वाई है। बोल दो ना यार। इसकी पॉसिबिलिटी 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, 1 1 हो सकती है। बोलो ना यार बेटा, समझ में आ गई क्या। अब देखो 0 0 कितना हो गया, 0 0 0 1, उल्टा हो जाएगा 1 1 1 0। यानी कि इसमें ऐसा होता है कि जब दोनों, इसका ऐसा भी लिख देते हैं, जो इनपुट है ना, इनपुट में ऑल सेम होता है। बोलो क्या होता है, ऑल सेम। देखो ना यार बेटा क्या होता है, ऑल सेम होता है। आप ये समझो, या ऐसे कर लो, आप ये देखो, केवल एक ही कंडीशन में होता है ऑल सेम, और सेम में भी कौन सा 1, तभी क्या आता है आउटपुट 0 आता है। तभी आउटपुट क्या आता है 0, नहीं तो ईच कंडीशन में क्या आएगा 1 आएगा। मतलब इनपुट सेम हो और सेम में भी क्या हो 1। सेम तो ये भी है, अरे सेम तो ये भी है ना, बोलो ना यार। लेकिन ये क्या है 0, मतलब इनपुट इज ऑल सेम हो और सेम में भी कितना हो 1, तब आउटपुट कितना आता है 0 आता है। जैसे मान लो वो पूछ ले कि हम है ना इनपुट जो है वो 1 देते हैं सभी पे, और हमेशा उसका आंसर 0 आता है। बताओ कौन सा गेट होगा वो, तो वो कौन सा गेट होगा, एन ए एन डी गेट होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या बेटा, बोलो यस और नो, क्लियर है। वैसे एक बात बताओ, मैंने आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको जो चेक करना है वो किससे चेक करना है, आपको बस गेट आइडेंटिफिकेशन हो जाना चाहिए। इस गेट को शॉर्ट में ऐसे बनाते हैं हम, ये ऐसे बनाते हैं, ये यहाँ 0 दिख जाए ना आपको, तो ये ध्यान रखना, ये एंड प्लस नॉट गेट है। बताओ कौन सा गेट है, एंड प्लस नॉट, ये ऐसा दिख जाए तो आप। अब इसमें वही आउटपुट किस, अब आप क्या करो, ये क्वेश्चन आ गया, आप इनपुट दो अपने हिसाब से,
और आउटपुट निकाल लो। निकाल लिया? ऑप्शन में भी आप इनपुट रख के आउटपुट निकाल लो, जहां मैच हो जाए वही क्या है उसका आंसर है। ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अगर बूलियन अलजेब्रा में जाओगे तो फिर थोड़ा और डीप में आपको समझना पड़ेगा, आप मत फंसो वहां पे, आप इसको इजी वे में सॉल्व करो। जैसे बेटा अब नॉर गेट आ गया, अब बताओ इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो गया बताओ, और ये क्या हो गया, नॉट, है ना, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, ए और ए बी, यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी बार, ये आउटपुट हो गया। बोलो ना यार। और इसको जो रिप्रेजेंट है वो हम ऐसे कर देते हैं, देखो ये ऐसे कर देते हैं, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया, और ये वो गेट हो गया। यहाँ अगर जीरो लिखा हुआ है ना तो वो समझ जाओ आप वो कौन सा गेट है बेटा, NOR गेट है। बोलो कौन सा गेट है वो, NOR गेट है। बोलो ना यार यस और नो। बताओ NAND NOR गेट समझ में आ गया आपकी, कोई डाउट वाली बात नहीं है। एक बात बताऊँ क्या मैं आपको, समझ में आने वाली तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको तो, क्योंकि एक चीज़ समझ में आ गई कि हमें सॉल्व कैसे करना है। अब कोई सा भी गेट हो, बस आपको ये इन दोनों से इतना समझना है, ये जीरो का मतलब क्या है, नॉट गेट है। बस आप यहाँ से शुरू करो, पहले ये अपना काम करेगा, फिर ये अपना काम करेगा, फिर क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। एक है ना बेटा, ये ध्यान रखना है दोनों यूनिवर्सल गेट होते हैं, ये दोनों ध्यान रख लेना बेटा, इस चीज़ को अलग से ऐड कर लेना। दोनों क्या होते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है NAND जो गेट है ना, इससे आप मतलब कि नॉट गेट भी बना सकते हो। कौन सा गेट, नॉट। इससे एंड गेट भी बना सकते हो, और इससे और गेट भी बना सकते हो, मतलब आउटपुट ऐसे भी ला सकते हो आप। इसमें कैसे, उस पर आपको लोड नहीं लेना है, बस आप डायरेक्ट याद रखना ये यूनिवर्सल गेट है, इससे तीनों प्रकार के गेट बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही आपको याद ध्यान रखना है NOR गेट भी क्या है, यूनिवर्सल गेट है, इससे आप नॉट गेट भी बना सकते हो, इससे जो है ना बेटा आप क्या बना सकते हो, एंड गेट भी बना सकते हो, और इससे क्या बना सकते हो, और गेट भी बना सकते हो। बनाने का मतलब है मैं बताऊं, दो तीन नॉट गेट लो, उनको अलग अलग तरीके से जोड़ो, आउटपुट वैसा ही लिया हो जैसा किस में आता है, नोट में। आउटपुट वैसा लिया हो जैसा किस में आता है, एंड में। आउटपुट वैसा लिया हो जैसा किस में आता है, और में। हम लोड नहीं लेंगे, हम तो वैसे इनपुट देंगे और फिर क्या निकालेंगे, आउटपुट निकालेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के बेटा, क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब समझो, जैसे कि मानो एक हम कोई क्वेश्चन करें, मान लो, है ना बेटा, एक हम कोई क्वेश्चन करें, जैसे कि अब देखो आप बताना, देखें ये ए है और ये क्या है, बी है। ये आ गया आपके इस प्रकार से, ये ए है और ये क्या है, ये बी है, ठीक है। ये आ गया। अब वो बोल रहा है बताओ इससे आउटपुट क्या आएगा। अब ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन में अलजेब्रा में, बूलियन में है, हमें लॉड ही नहीं लेना है। आप है ना एक काम करो, वैसे तो मैं एक बात बताऊं, वैसे भी आप वैसे निकाल सकते हो, लेकिन वो आगे और सोल्व होता है अलग अलग से मेस लग के। आप कोई लोड मत लो, आप है ना एक बार एक को क्या मान लो 1, बी को क्या मान लो 0, तो इधर भी एक को क्या मान लो 1, बी को क्या मान लो 0, अपने हिसाब से। अब इसको सोल्व करके आउटपुट निकाल लो बस। अब ऑप्शन में जब भी आप चेक करो ना, तो ए को क्या लेना है 1 और बी को क्या लेना है 0, और चारों ऑप्शन को क्या कर लो, चेक कर लो। अरे यार ऑप्शन अलग तरीके से आएंगे, जैसे ऑप्शन वो दे सकता है आपको, पता नहीं कैसे कैसे दे सकता है, ए बार प्लस बी बार, फिर बोल सकता है होल बार, ठीक है ना। कुछ ऑप्शन ऐसे दे सकता है ए प्लस बी का डबल बार, वो बोल सकता है ए बार और बी प्लस मतलब बी बार ए फिर उसका होल बार। अब बताओ इनमें से कैसे पहचानोगे यार, संभव है क्या, नहीं है ना। क्या करो, आउटपुट दो, सॉरी इनपुट दो, आउटपुट निकालो। लेकिन जो इनपुट यहाँ दिया है वही इनपुट इनमें दो, इनको सॉल्व कर लो। अब इनको सॉल्व करना आता है ना, पहले एक ही जगह रखो। अब इसके ऊपर बार लग रखा है तो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा। फिर दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ने पर जो आंसर आया उसका क्या हो जाएगा, उल्टा, वो आ गया आंसर। अरे हाँ ना यार, जैसे कि मैं बताऊं, मान लो ए को कितना दो आप 1, बी को कितना दो मान लो 0, तो अब ए 1 है ना, तो ए बार का मतलब क्या हो जाएगा 0, और बी बार का मतलब क्या हो जाएगा 1। अब 0 में एक जोड़ोगे क्या आएगा 1, एक बार का मतलब क्या हो जाएगा 0, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। बोलो ना यार, आ जाएगा। तो क्या बोला मैंने बेटा, इनपुट दो, आउटपुट निकालो, और फिर लास्ट में ऑप्शन में भी रख के आप क्या कर लो, चेक कर लो। मतलब ये चेक मेथड से करेंगे हम इसको सॉल्व। बताओ किससे करेंगे, चेक मेथड से करेंगे। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो बोलो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, बताओ आप 1 और 0, बताओ इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा ये आ जाएगा 0, तो यहाँ 0 आ रहा है।
और ये इसमें क्या होगा 1, यहाँ 1 आ रहा है, बोला ना यार। ये एंड है, 0 1 को मल्टीप्लाई करेगा, ये लो 0 आ गया, फिर 1 आ जाएगा। अरे क्योंकि ये एक गोला, ये नॉट है, ये उल्टा कर देगा। बताओ इसका आंसर क्या जाएगा 1। अब ऑप्शन में जिसका भी आंसर 1 आ रहा है वही क्या है आंसर। बोलो यार, बोल दो ना यार। अब एक और चीज, गलती से फंस जाओ आप, क्या कि 2 ऑप्शन में सेम आंसर आ रहा हो, क्या बोला मैंने, ऐसा होगा नहीं। लेकिन गलती से फंस गए आप, मान लो 2 ऑप्शन से क्या आ रहा है सेम आंसर, तो एक काम करना है, इनको उल्टा कर लेना। उल्टा का मतलब जैसे कि इसको ए को 0 मान लेना, बी को क्या मानना 1, इसका आंसर निकालना, फिर उन दोनों को वापस चेक करना, वो दोनों भी वापस सेम आ जाए तो ऐसा होगा नहीं, और जो सेम आ रहा है वही क्या है आंसर, मतलब डबल चेक। अरे बोलो ना यार। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या यार इसके अंदर, कैसा ये टॉपिक मस्त है ना बेटा। बस केवल ये वैल्यू, इसमें कोई ज़्यादा रटना नहीं है, याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना, बस ये चीज़ें हैं। एक और चीज़ सुन लो, एक होता है बेटा, जान दो, एक होता है XOR गेट। बोलो क्या होता है XOR गेट। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका सिंबल देखो पहले तो आप, है ना, इसका सिंबल होता है ऐसे। सर ये तो और का है, अरे ये किसका है और का, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे XOR, और के आगे क्रॉस लग रखा है ना, काटना है तो इस और को काट दो, ये XOR है। बोलो ना यार। तो कोई लफड़ा भी नहीं है, यहाँ A है और यहाँ क्या है B, लेकिन इसके आउटपुट का फॉर्मूला अलग है। देखो सबके आउटपुट के फॉर्मूले मत भूल जाना आप। और में A प्लस B है, एंड में A डॉट B है, नॉट में बार है। बोलो ना यार। और NA/ND में मैंने आपको सोल्व करना सिखाई दिया, पहले एंड को सोल्व करो फिर नॉट हो जाएगा। बोलो ना यार। अब इसका जो रिजल्ट होता है ना वो ऐसे होता है, AB प्लस AB लिख लो आप एक बार के लिए, इसका रिजल्ट ही होता है AB प्लस AB लिख लो, एक बार A के बार लगा दो, एक बार B के बार लगा दो, बस हो गया इसका। ये आउटपुट का फॉर्मूला है इसके, ये इसके आउटपुट का फॉर्मूला है, मतलब सोल्व करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो, अब सुनो, आपने फॉर एग्जाम्पल A 0 दिया, B 1 दिया, तो आंसर कितना आएगा, सोल्व कर लो। A 0 दिया ना, तो 0 का बार 1, डॉट B कितना है 1, प्लस A कितना है 0, B बार 1 का ये 0, 0 को 0 तो 1 प्लस 0, तो ये 1 आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे बोल दो यार। चलो इसको कॉपी कर लो, ये तुम्हारा गेट भी खत्म। एक मिनट को इसको ऐसे करके लिखा देता हूँ। देखो एक लास्ट में इसमें डी मॉर्गन थ्योरम ध्यान रख लेना बेटा। तो ऐसे मेरे से तो मोबाइल, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे को लगा ये पूरा स्टैंड गिर गया है। अच्छा एकदम रिफ्लेक्शन चला गया, नीचे देखते सर उल्टी वो उधर आया था यार, इसको भी ना सर। ये टेप नहीं है क्या, है? अच्छा सर नहीं, ये इसका वो ना क्या बोलते हैं, वो सूख गया। अब सुनो मेरी बात को, डी मॉर्गन थ्योरम है ना। देखो डी मॉर्गन थ्योरम क्या है वो समझना आप, कुछ भी नहीं है। अरे यार छोटा सा है यार, बस 2 लाइन का डी मॉर्गन थ्योरम है और कुछ भी नहीं है, बस 2 लाइन है बस ओनली, और कुछ भी नहीं है। देखो पहली लाइन, फर्स्ट थ्योरम क्या है, A प्लस बी बार। बोलो क्या है बेटा, A प्लस बी बार। तो आपको ये देखना है कि इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर होता है बेटा A बार डॉट बी बार, बस ये फर्स्ट थ्योरम है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि डी मॉर्गन का जो थ्योरम है ये कौन सा वाला थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है, या ये आ जाएगा, 4 ऑप्शन आ जाएंगे ना। दूसरा आ जाएगा इसका A डॉट बी बार, तो ये होता है A बार प्लस बी बार, बस ये चीज़ ध्यान रखना। और वैसे एक बात बताऊं सर, मान लो एग्जाम में भूल जाएं तो A प्लस बी बार क्या होगा। अब ऑप्शन आ गए सर 4-5, अरे तुम तो वैल्यू पुट करके देख लेना ना यार, ये तो बस केवल अलग से वो बोल देना, उसमें कोई संशोधन नहीं है। डी मॉर्गन थ्योरम कौन सा है, उसमें वैल्यू पुट करके देखने से काम नहीं चलेगा। तो ये फर्स्ट थ्योरम है और ये कौन सा थ्योरम है, सेकेंड। ये आपका बेटा पूरा का पूरा ही क्या हो गया, क्लियर।